हेलो दोस्तों, फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं अपनी अगली क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जो भारत के नागरिकों को प्राप्त हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम अध्ययन सेंटर आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आपकी अपनी प्यारी क्लास में, अपने परिवार में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी इस पूरी क्लास का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार। तो देखिए, पहले हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। मौलिक अधिकार क्या होता है? तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान के अंदर हम लोगों ने पहले दो भाग पढ़े। पहला भाग था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का मतलब हो गया कि पूरे देश के अंदर, संघ एवं राज्य क्षेत्र का मतलब हो गया कि पूरे देश के अंदर कौन कौन सी जमीन हमारी है, उसका क्या क्या नाम है, ये कहलाता है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ये वाली बात हो जाती है। इसके बाद में हमने दूसरी बात करी नागरिकता, कि हम इस देश में रहने वाले लोग किन्हें कहेंगे, ये किस आधार पर तय किया जाएगा और किन्हें हम लोग इस देश में रहने वाले नागरिक मानेंगे। तो दूसरी बात हो गई नागरिकता। तो पहला संघ एवं राज्य क्षेत्र और दूसरी हो गई नागरिकता। लेकिन तीसरा भाग आता है हमारा मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट जिसे हम कहते हैं। ये क्या बात करता है? तो जो हमारे भारत संघ में, भारत देश में रहते हैं, उन नागरिकों को मूलभूत अधिकार प्राप्त हुए हैं जिससे वे अपने जीवन को काफ़ी बेहतर बना पाएंगे। उन सभी पर हम लोग समझने वाले हैं, उन सभी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन आपकी आती है कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते किसे हैं। मौलिक अधिकारों की अगर हम लोग बात करते हैं, अधिकार डेफिनेशन आती है, तो मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो मौलिक अधिकार जो व्यक्ति के राजनीतिक, ये आपसे पूछेगा किस प्रकार के विकास की बात करें, राजनीतिक एवं एवं नैतिक विकास। राजनीतिक एवं नैतिक, राजनीतिक और नैतिक में क्या अंतर हो गया? देखिए, राजनीतिक क्या होता है? जो जो भी पॉलिटिक्स से संबंधित हो, चुनाव लड़ने की शक्ति हो, या वोट डालने की राइट हो, या कानून बनाने की प्रक्रिया हो, उस तरह की जितनी भी प्रक्रिया होती है उसका। या और नैतिकता का मतलब क्या हो गया? मानवतावादी, कि भाई हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति किस प्रकार का स्वभाव रखता है या उसका किस तरीके से शोषण करता है, या जो अच्छी बुरी कौन सी भावना एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लेकर के रखता है, इसे कहते हैं नैतिकता। तो राजनीतिक और नैतिक विकास हो, ऐसे अधिकार जिनसे किसी व्यक्ति के राजनीतिक और नैतिक विकास हो, तथा समाज में इन अधिकारों से इन अधिकारों से इन अधिकारों से समाज में इन अधिकारों से वह अपने लिए गरिमामय 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 एवं प्रतिष्ठित जीवन प्राप्त कर सके। कौन? नागरिक। क्योंकि मौलिक अधिकार किसे मिलेंगे? नागरिकों को। तो वे अधिकार जिनसे कोई नागरिक समाज में गरिमामय एवं प्रतिष्ठावान प्रतिष्ठावान जीवन यापन कर सके, जीवन यापन कर सके बिना भेदभाव के। ऐसे अधिकारों को हम क्या कह देते हैं? मौलिक अधिकार। मतलब वे अधिकार जो किसी व्यक्ति के राजनीतिक और नैतिक विकास में उसकी भागीदारी निभाते हैं, साथ साथ में वो क्या करते हैं? उस व्यक्ति को गरिमामय एवं प्रतिष्ठावान जीवन यापन करने के लिए हक देते हैं, उसको संवैधानिक हक देते हैं कि अगर उसके कोई अधिकार छीन लेगा या उसके साथ में कोई शोषण करेगा, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर कोई उसका शोषण नहीं कर सकता या उसका अधिकार नहीं छीन सकता, उन्हें ही हम कहते हैं मौलिक अधिकार। जैसे सबसे मूलभूत अधिकार होते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, जिसके बारे में सबने सुन रखा है। तो रोटी, कपड़ा और मकान जैसी तीन बहुत ज़्यादा भौतिक जरूरी होती है। उसके अलावा भी कई और चीज़ें होती है एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम आदि मानव हैं, हमें सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। हमें प्रतिष्ठा भी चाहिए होती है, मान सम्मान भी चाहिए होता है, काम धंधा भी चाहिए होता है, भेदभाव से मुक्ति चाहिए होती है, समाज में हर लोगों के बीच में बराबरी चाहिए होती है। तो ये सारे अधिकार प्रदान किए जाते हैं देश के द्वारा, राज्य के द्वारा, संघ के द्वारा। अभी हम आगे सारे शब्दों को समझेंगे। तो उन अधिकारों को हम लोग कह देते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार, समाज में अपनी भागीदारी को निर्धारित करता है, उसे क्या कह देते हैं? हम लोग उसे कह देते हैं मौलिक अधिकार। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ये परिभाषा आप लिख चुके होंगे। अब मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कहाँ कहाँ पर जिक्र, मतलब कहाँ से कहाँ तक जिक्र है इसका? तो मौलिक अधिकारों का जिक्र भाग 3 के अंतर्गत आता है। ये सीधे प्रश्न आएगा आपको कि ये कहाँ पर आते हैं, मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? तो पार्ट 3 में आएगा या फिर भाग 3 में आएगा, पार्ट 3 में आएगा आपके, या फिर भाग 3 में। और अनुच्छेद नंबर अगर आपसे पूछेगा तो अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के 35 तक आपके मौलिक अधिकारों का पूरी तरीके से जिक्र है।
ये क्लास उन बच्चों को तो लेनी ही है जो सरकारी नौकरी की या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बनेंगे। उसके अलावा हर सामान्य नागरिक को भी लेनी चाहिए, जिससे उसे अपने अधिकारों का पता चल सके कि भारत का संविधान भारत के लोगों के लिए कौन कौन से अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो ठीक है, देखिए ये वाला अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों का जिक्र कहाँ पर है, तो 12 से 35 तक है। ठीक, उसके बाद में आगे की बात करते हैं कि ये हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं, मतलब इसका स्रोत कहाँ से है। ये हमारे संविधान में अलग अलग जगहों से बहुत सारी चीज़ें ली गई है। तो मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, कहाँ से इन मौलिक अधिकारों को लिया है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने लिया था यूएसए से। मौलिक अधिकारों का स्रोत अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप कहेंगे यूएसए से हमने मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया है या लिया है हमारे संविधान ने। ये बात आपको समझ में आती होगी। अच्छा, अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, ठीक है। देखिए अब मौलिक अधिकारों की विशेषता देखते हैं, तो कुछ विशेष प्रकार की विशेषताएं होती है, क्योंकि विशेष है इसलिए विशेषता है भैया। चलिए विशेषता देख लेते हैं जरा। तो मौलिक अधिकारों की विशेषता क्या होती है, तो देखिए सबसे पहली विशेषता तो ये होती है कि कुछ आर्टिकल जैसे 15, 16, 19, 29 और 30 ये मौलिक अधिकार है, और ये मौलिक अधिकार केवल देश के नागरिकों को प्राप्त है। केवल देश के नागरिकों को, देश के नागरिकों को प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है, देश के नागरिकों को प्राप्त है। इसके अलावा अलावा या बाकी सभी लिख लेते हैं, बाकी अनुच्छेद सभी के लिए हैं। सभी के लिए मतलब ऐसे लोग, सभी के लिए ऐसे लोग जो देश के नागरिक नहीं है, घूमने आए हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, किसी कारण से जॉब के लिए आए हुए हैं, किसी भी वजह से भारत में है, विदेशी है, वो भारतीय नागरिक नहीं है, तो उनको भी ये अधिकार तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बाकी सारे अधिकार जो है इन आर्टिकल को छोड़ दो, 15, 16, 19, 29, 30 इनको अगर हम छोड़ देते हैं, तो इसके अलावा बाकी बचे जो आर्टिकल होते हैं वो सभी नागरिकों के लिए होते हैं, मतलब सभी लोगों के लिए होते हैं। और 15, 16, 19, 29, 30 केवल देश के नागरिकों को प्राप्त होते हैं, सभी लोगों को प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक बात है। अगली विशेषता क्या हो जाती है आपकी, कि जो मौलिक अधिकार होते हैं ये असीमित होते हैं। मौलिक अधिकार कैसे होते हैं, असीमित होते हैं। असीमित होते हैं, मौलिक अधिकार असीमित होते हैं, लेकिन इन्हें बाध्य किया जा सकता है। समझाते हैं क्या मतलब है, लेकिन इन्हें बाध्य किया जा सकता है। पहले पॉइंट नोट कर लीजिए, असीमित होते हैं लेकिन बाध्य किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का, देखिए क्या होता है कि मौलिक अधिकार, क्या होता है कि मौलिक असीमित होते हैं लेकिन बाध्य किए जा सकते हैं। लिख लिया होगा आपने पॉइंट, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कुछ अधिकार ऐसे होते हैं, कुछ क्या, या सभी अधिकार, मौलिक अधिकारों की बात करें तो सभी अधिकार ऐसे होते हैं कि ये व्यक्ति को दिए गए हैं। उदाहरण से समझते हैं हम लोग इसको, ज़्यादा सही रहेगा। जैसे आप कह दिया कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कि आप जो चाहे वो बोल सकते हैं, तो बोलने की हर किसी को पूरी तरीके से फ्रीडम दी जाने की कोशिश करते हैं, उसी को कहते हैं कि असीमित होते हैं, कि जो व्यक्ति जो चाहे जैसा चाहे बोल सकता है, ये कोशिश की जाएगी कि पूरी तरीके से बोले। लेकिन अब किसी के बोलने की वजह से नुकसान हो रहा है, कोई नफरत फैला रहा है या कोई गलत बोल रहा है या किसी दूसरे की भावना को ठेस पहुंचा रहा है, तो उसके बोलने के अधिकार को सीमित कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकार कुछ इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं या किए गए हैं कि ये असीमित होते हैं, व्यक्ति को पूरी तरीके से उसकी स्वतंत्रता, उसके अधिकार मिले, लेकिन अगर कहीं पर वो दिक्कत दे रहे हैं तो उन्हें बाध्य भी किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार असीमित होते हैं लेकिन बाध्य किए जा सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं हम लोग। असीमित होते हैं लेकिन इन्हें बाध्य किया जा सकता है, यह राज्य के विरुद्ध होते हैं। अब ये राज्य अभी हम लोग समझेंगे क्या होता है। राज्य के विरुद्ध होते हैं, राज्य के विरुद्ध होते हैं, मतलब राज्य के विरुद्ध होते हैं, और जनता के भी विरुद्ध होते हैं, और व्यक्ति के भी विरुद्ध होते हैं, व्यक्ति के भी विरुद्ध होते हैं, व्यक्ति के भी विरुद्ध होते हैं। यहाँ पे दो तरीके से इस पॉइंट को आप समझ सकते हो। देखिए ये राज्य के विरुद्ध होते हैं और व्यक्ति के भी विरुद्ध होते हैं। मतलब अगर कोई सरकारी स्टेट पॉलिसी या स्टेट मतलब देश की कोई नीति अगर आपका मौलिक अधिकारों को छीन रही है, तो ये उनसे आपको बचाते हैं। तो राज्य का क्या कर रहे हैं, ये अपोज कर रहे हैं, राज्य के साथ में फाइट कर रहे हैं आपके लिए। ऐसे अधिकार जो आपके लिए राज्य से लड़ाई करे, सरकार से लड़ाई करे, देश से लड़ाई करे, वो अधिकार राज्य के विरुद्ध हो गए। और ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति आपके अधिकारों का हनन कर पा रहा है किसी भी तरीके से, तो ये उस व्यक्ति के भी विरुद्ध हो सकते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ सरकार के विरुद्ध होंगे, उस व्यक्ति के भी खिलाफ ये आपसे लड़ेगा। मतलब कोई व्यक्ति अगर आपके साथ में मौलिक अधिकारों का हनन करता है, आसानी से समझिए, कोई एक तो पहले क्या, राज्य अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो ये अधिकार आप उसमें ले जाओगे और
आपके लिए ये अधिकार आपकी साइड से बोलेंगे, आपकी तरफ खड़े रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में शोषण करता है, आपके अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है, आपके साथ में भेदभाव करता है, कुछ करता है, तो ये अधिकार उस व्यक्ति के भी खिलाफ होते हैं। ऐसा नहीं केवल राज्य के खिलाफ होते हैं, उस व्यक्ति के भी खिलाफ होते हैं। ठीक बात है। अच्छा, तीसरी बात, ये इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है इस पॉइंट को, ये इसकी अगर हम व्याख्या करें तो कई तरीके से की जा सकती है, लिखा तो इसी प्रकार से, लेकिन इसकी व्याख्या एक इस प्रकार से भी बनती है कि ऐसे ये अधिकार जो होते हैं, मौलिक अधिकार, ये कहीं कहीं पे व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं तो राज्य के विरुद्ध हो गए, जब व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं तो राज्य के विरुद्ध हो गए, और कहीं कहीं पर राज्य को सपोर्ट करते हैं क्योंकि राज्य को भी पावर दी गई है तो ये व्यक्तियों के विरुद्ध हो गए। इसकी व्याख्या इस तरीके से भी की जा सकती है। चौथी बात अगर देखोगे आप तो जो मौलिक अधिकार होते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। ये, या सुप्रीम कोर्ट नहीं, न्यायालय, इसकी विशेषता में जब हम लिखेंगे तो न्यायालय लिख देते हैं, इसके लिए अलग से आर्टिकल है। न्यायालय आपके मौलिक अधिकारों की सीधे तौर पर रक्षा करेगा। मतलब आपके मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? तो न्यायालय। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा, अधिकारों की रक्षा करेगा, मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। कौन करेगा? तो न्यायालय करेगा। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। तो ये विशेषता आपको याद होनी चाहिए। विशेषता 15, 16, 19, 29, 30 ये जो केवल नागरिकों को प्राप्त होंगे, बाकी सभी के लिए होंगे। असीमित होते हैं लेकिन बाध्य किए जा सकते हैं। राज्य के विरुद्ध होंगे, व्यक्ति के भी विरुद्ध होंगे, और न्यायालय इन अधिकारों की रक्षा करेगा। ये मौलिक अधिकारों की विशेषताएं होती है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे साफ कर देते हैं। देखिए, अब अपन आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक होते हैं मौलिक अधिकार? तो भाग 3 आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक, 35। तो 12 से लेकर 35 तक अगर हम लोग बात करना चाह रहे हैं, 12 से लेकर 35 तक, तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 12 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 12। तो आर्टिकल नंबर 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। देखिए, अभी इसमें राज्य बार बार शब्द आएगा, तो ये राज्य किसे कहा जा रहा है उसको डिफाइन किया है आर्टिकल नंबर 12 में। सीधा क्वेश्चन आएगा आपका कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आप कहेंगे राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 द्वारा निर्धारित की जाती है। राज्य की परिभाषा, एक अनुच्छेद 36 भी, 36 भी इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन के हिसाब से आप टिक करेंगे। राज्य की परिभाषा, परिभाषा। तो क्या कहा गया है? राज्य कौन होगा? तो देखिए, राज्य क्या हो सकता है? कार्यपालिका हो सकती है, कार्यपालिका हो सकती है। कार्यपालिका मतलब कौन? ये आपकी संसद हो सकती है। ठीक है, संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों, एलएस भी हो सकती है, राज्यसभा भी हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा आपका प्रशासन हो सकता है, प्रशासन हो सकता है। विधायिका हो सकती है, विधायिका हो सकती है। केंद्र सरकार हो सकती है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कौन? जो पूरे देश की सरकार है, केंद्र सरकार हो सकती है। राज्य सरकार हो सकती है, राज्य सरकार हो सकती है। राज्य, इन सबको कहा जा सकता है। इसके अलावा नगर निगम को राज्य कहा जा सकता है, नगर निगम को भी राज्य कहा जा सकता है। कहा जा सकता है मतलब जब भी राज्य शब्द का प्रयोग होगा तो उसमें ये सारी बातें निहित होगी। नगर निगम को राज्य कह रहे हैं, उसके अलावा पंचायतों को, पंचायतों को, इसके अलावा वित्त पोषित संस्थान, सरकार, सरकार द्वारा वित्त, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान। देखते रहिएगा, मजा आ जाएगा। सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान, संस्थान। आप अगर पहली बार जुड़े हैं तो आखिरी तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, कोई भी ऐसी संस्थान। देखिए, राज्य की परिभाषा हम लोग कह रहे हैं कि राज्य क्या है, तो कोई कार्यपालिका हो सकती। कार्यपालिका उसे कहते हैं जो देश के अंदर कार्य का संचालन करवाती है। प्रशासन इसके अंतर्गत आता है, संसद के दोनों सदन आते हैं इसके तहत। प्रशासन हो सकता है जिसे हम शासन प्रशासन कहते हैं ना, काम को चलाने वाले। विधायिका आ सकती है जो हमारे लिए कानून बनाने का काम कर सकती है। ये विधायिका केंद्र की भी हो सकती है और राज्य की भी हो सकती है, दोनों जगहों की हो सकती है। केंद्र की गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, नगर निगम लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, अगर शहरों में है तो नगर निगम, गाँव में है तो पंचायत, या सरकार द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, कॉलेज, स्कूल वगैरह, विश्वविद्यालय, इस तरह की चीज हो सकती है। तो इन सभी को हम लोग क्या कह रहे हैं? राज्य कह रहे हैं। राज्य इन सभी को कहा जा रहा है। जब हम कहेंगे कि राज्य ये करेगा मतलब ये सब ये करेंगे, राज्य ये नहीं कर सकता, तो इन सब की बात कर रहे हैं। राज्य शब्द की परिभाषा यहाँ पर क्लियर हो गई आपको आर्टिकल नंबर 12 में। ठीक बात है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर बात करते हैं आगे आर्टिकल नंबर 13 की, आर्टिकल नंबर 13। तो आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है?
12 आपको याद हो गया। राज्य की परिभाषा, सारे के सारे आर्टिकल आपको क्लास खत्म होने के पहले तक याद हो जाएंगे अगर आप मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे तो। ठीक है, आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है? 12 ने कहा राज्य की परिभाषा। आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि कार्यपालिका, जो कार्य का संचालन करते हैं वो लोग, कार्यपालिका, कार्यपालिका किसी भी ऐसे कानून, किसी भी ऐसे कानून, कानून मतलब जो देश के नियम कानून होते हैं उन कानून की बात करें, कानून, अध्यादेश, अध्यादेश, अध्यादेश फटाफट में जारी किया गया कानून उसको कहते हैं अध्यादेश। आगे हम लोग क्लास में पढ़ेंगे अध्यादेश क्या होता है। इमरजेंसी में या तत्काल रूप से कोई कानून अगर बनाना होता है तो उसे अध्यादेश कह देते हैं। मतलब जब संसद नहीं चल रही होती है, संसद के सत्र नहीं चल रहे होते हैं, उस समय बनाया गया कानून अध्यादेश। कोई कानून, अध्यादेश, आदेश, कोई ऑर्डर बना दे, स्कीम बना दे, है ना, ऐसी कार्यपालिका आर्टिकल नंबर 13 डिसाइड कर रहे हैं हम लोग। आर्टिकल नंबर 13 ऐसा कहता है कि कार्यपालिका ऐसे किसी कानून, अध्यादेश, आदेश का निर्माण नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, इन सब का निर्माण नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, जो क्या करता हो, जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता हो, जो क्या करता हो, मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता हो, मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण। इसे लिख लीजिए फिर समझाता हूं। अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण, अतिक्रमण करता हो, क्रमण करता हो। देखिए क्या लिखा है, ये पॉइंट लिखा है आर्टिकल नंबर 13 में कि कार्यपालिका ऐसे किसी भी कानून, अध्यादेश, आदेश या और कोई चीज का निर्माण नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता हो। इसका मतलब हो गया कि सरकार अगर ऐसा कोई कानून बनाती है जिससे आम जनता के मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं, या ऐसा कोई अध्यादेश बनाती है या ऐसा कोई आदेश बनाती है, तो इन आदेश अध्यादेश को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा, या इस तरीके तो बना ही नहीं जा सकते। अगर बना दिया जाएगा तो ये खारिज कर दिए जाएंगे किसी भी व्यक्ति का। और मौलिक अधिकारों को हनन करती हो, अतिक्रमण करने का मतलब क्या हो गया कि ऐसे कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो, उसको खत्म करता हो, ऐसे कानून को खत्म कर दिया जाएगा, या वो बना ही नहीं सकती। नंबर एक बात, कौन? कार्यपालिका। लेकिन अगर बना देंगे तो उसको खत्म कर दिया जाएगा, उसको नल एंड वॉइड माना जाएगा, उसको माना नहीं जाएगा, उसको चुनौती देनी पड़ेगी आपको, लेकिन न्यायालय में, सीधे तौर पर नहीं कि बनाया और खत्म हो गया अपने आप से। कोई तो तय करेगा, तो न्यायालय तय करेगा कि वो चीज मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है कि नहीं कर रही है। मान लेते कोई आदेश बनाया या कानून बनाया, कोई कानून सरकार ने बनाया, विधायिका ने कानून बनाया, सरकार ने उसको राष्ट्रपति ने साइन किया और वो पास हो गया। अब वो कानून बन गया, वो बिल कानून बन गया, और कानून बनने के बाद इस पूरे देश में अप्लाई किया। अब किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को, किसी लोगों को एहसास होता है कि ये हमारे मौलिक अधिकारों के साथ में छेड़छाड़ है, हमारे मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है। तो अगर हमारे मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है तो वो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाता है व्यक्ति, और कहता है, या कोर्ट जाता है और कहता है कि ये जो कानून है इसको हम चुनौती देते हैं, ये मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है। फिर इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट में वो गया है व्यक्ति, वो कोर्ट इसका एनालिसिस करेगी, इसको चेक करेगी, और चेक करने के बाद में जो आएगा कि अगर वो अतिक्रमण करता होगा तो उसे कैंसिल कर देंगे, और अगर वो अतिक्रमण नहीं करता होगा तो वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है। तो आर्टिकल नंबर 13 आपको समझ में आ गया होगा कि कार्यपालिका ऐसे किसी कानून, आदेश का निर्माण नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो, मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता हो। आर्टिकल नंबर 12 राज्य की परिभाषा, आर्टिकल नंबर 13 ऐसे किसी कानून का निर्माण नहीं जो हनन करता हो। ठीक बात है। अब आर्टिकल आगे पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, अब आगे के आर्टिकल पढ़ने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि मौलिक अधिकारों को हम लोगों ने टोटल 6 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, और जब 6 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, और जब संविधान का निर्माण हो रहा था ये 7 कैटेगरी थी। 6 कैटेगरी बाद में हुई संविधान संशोधन के तहत। तो देखते हैं हम ये 7 कैटेगरी या 6 कैटेगरी कैसे थी, पूरा पूरा समझ लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 12 और 13 तो हो गया, 12 और 13 ये तो हो गया। इसके बाद में 14 से लेकर के 35 तक जो है ना, इसको 60 टुकड़ों में तोड़ा गया है, इसको 60 टुकड़ों में तोड़ा गया है। तो देखते हैं, पहला टुकड़ा कहलाता है आपका समानता का अधिकार। आपको मौलिक अधिकारों को मिले हैं तो उसमें सबसे पहला मौलिक अधिकार कौन सा है? समानता का। आप सीक्वेंस भी याद रखिएगा, बाकी अभी एक एक जाके डिस्कस करेंगे हम लोग। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार ये कहां से कहां तक है? आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 तक इसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, एक बराबर रहने का अधिकार है, समानता का अधिकार है। इसको समता का अधिकार भी कह देते हैं, और राइट टू इक्वलिटी भी कह देते हैं, राइट टू इक्वलिटी। फिर दूसरी बात अगर हम कर देते हैं तो इसमें क्या कहा गया है आपका, आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के इसको कहा गया है आपकी स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहां से कहां तक है? आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 तक, आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 तक आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तीसरी बात अगर हम लोग कर देते हैं तो ये कौन सा आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका
शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। याद रखिएगा, शोषण का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण का अधिकार, शोषण क्या होता है भी समझते हैं हम लोग। शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है? 23-24, 23 से लेकर के 24 या 23-24। ठीक है। शोषण क्या होता है? जब आप किसी व्यक्ति की मजबूरियों का फायदा उठा करके उससे काम करवा रहे हैं तो इसे शोषण कहते हैं, एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं, है ना। राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, उसको हटाने का, एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन तो गलत हो गया है ना, शोषण के विरुद्ध। प्रोहिबिशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू प्रोहिबिशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, कि इसको बंद करने का अधिकार। ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे देखते हैं चौथा वाला, तो चौथा वाला कौन सा कहेंगे अपन? कहाँ से? आर्टिकल नंबर 25 से ना। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है धार्मिक स्वतंत्रता का? 25 से लेकर के 28। ठीक है। राइट टू रिलीजन जिसको हम कहते हैं, ये चौथा नंबर का हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाता है। पांचवें नंबर पे अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगर हम आगे बात करते हैं तो शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। पांचवा अधिकार कौन सा हमारा? शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये कहां से कहां तक है? ये 29 और 30, 29 से 30 तक। ठीक बात है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल नंबर अगर 6 की बात करते हैं हम लोग, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, छठे अधिकार की बात करते हैं तो छठा अधिकार कौन सा हमारा, वो देख लेते हैं। छठा अधिकार हमारे पास में आ जाएगा संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। और ये आर्टिकल नंबर 31 था। अब वर्तमान में ये हमारा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसी को हटा दिया गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है, वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है। तो कहाँ है, क्या है? तो इसको हम लोग जब आएगा सीक्वेंस में समझेंगे। मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक नहीं है। ठीक है। अधिकार तो है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। हर कोई जबरदस्ती संपत्ति नहीं मांग सकता। ठीक है। तो संपत्ति का। उसके अलावा अगर सातवें की बात करते हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे, पढ़ने में आए। सातवां जो हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, अधिकार, संवैधानिक उपचारों का। अब एक एक अधिकार हम लोग एक एक आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या ये है। तो देखिए, समानता का अधिकार 14 से 18 तक हो जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाता है आपका 23-24, फिर 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद में 29-30 को शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, 31 को संपत्ति का अधिकार, और फिर 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल नंबर 32 है। आर्टिकल नंबर 32 इसमें एक ही आर्टिकल है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32। ठीक है। तो इसको आप उतार लीजिए, फिर इसके बाद में हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला कौन सा आ जाता है आपका? सबसे पहला आ जाता है आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 तक। तो समानता का अधिकार डिस्कस करते हैं हम लोग। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? समानता का अधिकार तो नंबर 1 यहाँ से चालू कर, पहले कहाँ से कहाँ तक यहाँ लिख लेते हैं, 14 से 18 तक है। तो देखिए सबसे पहला आर्टिकल आएगा 14, आर्टिकल नंबर 14, समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार है ये? समानता का, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है। समानता का अधिकार क्या कहता है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार कहता है आपको कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। कोशिश कीजिएगा कोई भी शब्द ऐसे बच के ना निकल जाए जो आपको ना समझ में आता हो। ठीक है। तो विधि के समक्ष समानता में विधि ऐसा शब्द है जो आपको हो सकता है दिक्कत दे जाए। तो विधि किसे कहते हैं? किसी भी देश के कानून को, किसी भी देश के नियमों को, विधि विधान आपने सुना होगा ना, तो तरीकों को कहा जाता है विधि। तो उस तौर तरीके जो होते हैं किसी देश में, तो हमारे देश में ऐसा लिखा है विधि के समक्ष समानता, कि हमारे देश के जो तौर तरीके होंगे उसके समक्ष, उसके सामने सब लोग कैसे रहेंगे? समान। तो विधि के समक्ष समानता। और इसी के अंदर एक और बात लिख रखी है कि उसके अलावा एक और बात क्या लिख रखी है? विधि का, उसी कानून का, उन्हीं तौर तरीकों का समान संरक्षण, समान संरक्षण। क्या अंतर है जरा समझते हैं हम लोग इन दोनों बातों को। पहले ये देख लेते हैं कौन सा कहां से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता ये लिया गया है यूके से, यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। आप इसको ब्रिटेन भी लिख सकते हैं।
ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? तो विधि का समान संरक्षण लिया गया है आपका यूएसए से। ठीक है, अब समझते हैं क्या बात होती है। देखिए, विधि के समक्ष समानता, इसका अर्थ हो गया कि जो हमारे देश की कानून व्यवस्था है, जो हमारे देश का संविधान है, उसके समक्ष सभी लोग समान है। चाहे कोई नेता हो, कोई मंत्री हो, कोई लड़का हो, लड़की हो, जाति कोई हो, धर्म कोई हो, हर प्रकार का व्यक्ति कानून के सामने सब बराबर है। इसे कहते हैं विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14। उसके अलावा इसमें अगर एक और बात देखते हैं, विधि का समान संरक्षण। तो विधि का समान संरक्षण क्या होता है? विधि का समान संरक्षण होता है कि जैसे अगर दो अपराधी है और दो अपराधियों ने समान अपराध किया है, उन्होंने चोरी करी है और चोरी का जो अमाउंट है वो भी सेम है, तरीका भी सेम है, और जितना भी सब कुछ अपराध अपराध की जो प्रक्रिया है वो सेम है, तो उन्होंने समान अपराध किया, तो इस हिसाब से सोच के लगेगा कि दोनों को समान सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दोनों की पर्सनल परिस्थितियां अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि एक महिला है जिसने चोरी करी है, और वो महिला प्रेग्नेंट है, जिससे क्या है कि उसके पेट में प्रेगनेंसी का दर्द भी हो रहा है, 8वें 9वें महीने से वो महिला है। और उसके अलावा उसने वो चोरी करी है किसी मजबूरी में आकर के, उसके पास में धन संपत्ति नहीं थी, खाने को नहीं था, इलाज कराने को नहीं था, XYZ। और किसी एक हट्टे कट्टे मुस्टंडे आदमी ने चोरी करी है, जो जिसका काम ही चोरी करना है, वो रेगुलर चोरी करते रहता है, वो चोर है स्वभाव से। तो इन दोनों लोगों ने अगर चोरी करी है, तो क्या लगता है आपको सोच समझ करके, दोनों को समान सजा दी जानी सही बात है? तो ज़्यादातर लोगों का जवाब यहाँ पर होगा नहीं। और ये बात सही भी है कि दोनों को समान सजा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि दोनों के अपराध करने का कारण और नियति अलग अलग थी। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ऐसी अवस्था में ये होता है कि उस महिला की अगर इसी उदाहरण में हम आगे बात करें, तो उस महिला को थोड़ी सी सजा में कमी करके दे दी जाती है और उस पुरुष को बराबर से सजा दी जाती है। तो इसको कहते हैं हम कि परिस्थितियों के हिसाब से हम लोग समानता जो है ऊपर नीचे करके एडजस्ट करके उसको बराबर कर देंगे। जैसे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन करके मार्क्स को बराबर किया जा सकता है, वैसे ही सजाओं में, ये अपराध की सजाएं होगी, इसमें हम लोग विधि के समक्ष जो लोग होंगे उनका नॉर्मलाइजेशन कर देंगे उनके अपराधों का, और उसके बाद में उनको उसकी सजा देंगे। इसे कहेंगे हम नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, आप समझ गए होंगे, विधि के समक्ष समान संरक्षण एग्जाम का होता है ना नॉर्मलाइजेशन, उसी प्रकार से। तो कैसा कर दिया, इसमें लोगों की परिस्थितियों के हिसाब से उनके लिए विधि ऊपर नीचे की जा सकती है। अगर किसी की परिस्थिति खराब है, तबीयत खराब है, उम्र ज़्यादा है, और ऐसी स्थिति में कोई अपराध गलती से हो गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में उसे कम सजा दी जा सकती है। और अगर किसी ने जानबूझ के किया है, बढ़िया परिस्थितियों में फिर भी किया है, जानबूझ के किया है, सब कुछ समझते हुए किया है, तो उसके सजा को बढ़ाया जा सकता है। तो यह आर्टिकल नंबर 14 की बात है, विधि के समक्ष समानता और उसी विधि का समान संरक्षण, मतलब सबके लिए सेम कर देंगे हम लोग। संरक्षण का मतलब क्या हो गया, उस विधि को एडजस्ट करके सेम कर देंगे सबके लिए। ये यूएसए से लिया गया है, तो ब्रिटेन से कौन सा, यूएसए से कौन सा, आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद में आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 पे एक बहुत बढ़िया मूवी भी बनी है, मैं रिकमेंड करूंगा आप देखिएगा जरूर। आर्टिकल नंबर 15, मूवी का नाम ही आर्टिकल 15 है, आयुष्मान खुराना की मूवी है। टॉपिक पे आते हैं। तो अगर बात करते हैं आर्टिकल 15 की, जो बात कर रहे हैं हम लोग, आर्टिकल 15 क्या कहता है आपको? आर्टिकल 15 कहता है आप किसी भी व्यक्ति के जाति, धर्म, सुनिएगा अच्छे से, जाति, धर्म, जेंडर यानी कि लिंग, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान, ये सारी बातें याद होनी चाहिए। अभी एक आसान ट्रिक से समझ लीजिए, RRCSP, RRCSP, CSP, RRCSP, इसको मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, RRCSP बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इन सब में कोई भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य, आर्टिकल 15 क्या कहता है कि राज्य, जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान आदि, इसमें भेदभाव नहीं कर सकता। आदि शब्द हटा दो यहाँ से, इसमें भेदभाव नहीं कर सकता, इसमें भेदभाव नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ठीक है, तो जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, इनमें भेदभाव नहीं कर सकता राज्य। अब ये RRCSP क्या लिखा है सर आपने? तो देखिए, RRCSP का मतलब समझ लीजिए कि R का मतलब हो गया रिलीजन, रेस, रेस मतलब क्या होता है, रेसिज्म आपने सुना होगा ना। तो रिलीजन का मतलब तो हो गया धर्म, एक आर का मतलब हो गया धर्म, रिलीजन। फिर दूसरे आर का मतलब हो गया रेस, यानी कि नस्ल, जिसको हम मूल वंश कह रहे हैं, नस्ल, मूल वंश, इसी को हम लोग कह रहे हैं मूल वंश। जैसे उदाहरण से समझ लीजिए, अफ्रीका के लोगों को निग्रोइड कह देते हैं, मंगोलिया की तरफ रहने वाले लोगों को मंगोलॉइड्स कह देते हैं, ऑस्ट्रेलॉइड्स कह देते हैं ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों को। तो वो उनका वंश है, मूल वंश है, उनकी नस्ल है। चीनी लोग होते हैं, जापानी लोग होते हैं, वो उसकी नस्ल हो गई,
मूल वंश हो गया। अब ऐसे कोई अफ्रीका का परिवार इंडिया में आके इंडिया का सिटीजनशिप ले लेता है और इंडिया का नागरिक बन जाता है, तो उसको ये अधिकार मिलेगा कि उसकी नस्ल के हिसाब से आप उसके साथ में भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि भैया इनकी नस्ल अफ्रीकन है इसके लिए हम इनके लिए भेदभाव कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो रिलीजन, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन कोई धर्म हो, ठीक है, पारसी हो बुद्धिस्ट हो, कोई धर्म हो, कोई व्यक्ति धर्म के आधार पे आप उसके साथ में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। दूसरा, नस्ल अभी समझ लिया हम लोगों ने, इसके आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सी फॉर कास्ट, RRCSP, कास्ट, कास्ट बोले तो जाति, जाति जो कभी नहीं जाती, ठीक है, तो जाति, इसके आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हो आप। जाति, धर्म और जाति में अंतर होता है। जैसे धर्म होता है हिंदू, उसके अंदर कायस्थ लोग होते हैं, स्वर्ण लोग होते हैं, दलित होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ना, अलग अलग प्रकार से, ऊपर वंश के मतलब ऊपर वर्ग के, निम्न वर्ग के, तथाकथित तौर पे जाति। उसके बाद में एस, ये सेक्स यानी कि लिंग की बात करता है, सेक्स यानी कि जेंडर, सेक्स यानी कि जेंडर, ठीक है। और पी, प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जन्म स्थान, जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ जन्म स्थान। RRCSP, इन सब में भेदभाव नहीं कर सकते। लिंग मतलब क्या, महिला पुरुष या ट्रांसजेंडर कोई हो गया तो उसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते। और जन्म स्थान कि वो भारत में किस जगह पर पैदा हुआ है, इस आधार पर आप उसके साथ में भेदभाव नहीं कर सकते। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे, जाति धर्म नस्ल लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव क्यों नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए जब कोई व्यक्ति पैदा होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो वो बच्चा अपने हिसाब से इन चीज़ों को तो कम से कम तय नहीं कर सकता। ये चीज़ें ऐसी है जो अपने आप से उसे मिलती है। जाति धर्म, धर्म जिस परिवार में पैदा होगा उस परिवार का धर्म, उस बच्चे का धर्म, उस परिवार की जाति, उस बच्चे की जाति। लिंग उसने डिसाइड नहीं किया है वो लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगा। उसके अलावा वो किस जगह पर पैदा होगा ये भी उसने डिसाइड नहीं किया है, और वो कौन सी नस्ल में पैदा होगा ये वाली बात भी उसने डिसाइड नहीं करी है। तो जब वो उसके हक में ही नहीं थी, उसके उस बच्चे के, उस व्यक्ति के हक में ही नहीं थी ये बात कि वो तय कर पाए कि मुझे किस जगह पे पैदा होना है या किस तरीके से पैदा होना है, लड़का या लड़की, तो जो उसके हक में नहीं थी उसके हिसाब से आप उसके अधिकार भी नहीं छीन सकते हो, इस हिसाब से आप उसके अधिकार भी नहीं छीन सकते हो। अरे भैया, आप उससे किस आधार पर भेदभाव कर सकते हो, आप उससे भेदभाव कर सकते हो कि आप कितने समझदार हो कितने समझदार नहीं हो, आपने कितनी किताबें पढ़ी कितनी किताबें नहीं पढ़ी है। क्यों? क्योंकि ये सब बाद में डेवलप किया जाता है। अब एक व्यक्ति है जिसने बहुत सारी किताबें पढ़ी है तो वो उसको आप अच्छा अच्छा मान सकते हो, अच्छा बोल सकते हो, दूसरे को आप खराब बोल दो कि इसने किताबें नहीं पढ़ी है, इसको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो आपकी चॉइस, आप उसको खराब बोल दो। तो आप उसमें भेदभाव क्यों कर सकते हो? क्योंकि ये वो तय कर पा रहा है उसे किताब पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। लेकिन आपको लड़का बनना है कि लड़की बनना है ये आप तय थोड़ी ना कर पा रहे हो। तो जब आप ये तय नहीं कर पा रहे हो तो इस आधार पर आपके साथ भेदभाव क्यों हो जाए, इस बात का ध्यान हमारे संविधान निर्माताओं ने रखा। बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसका पूरी तरीके से पालन होगा तो देश के अंदर बहुत सारी तरक्की होगी, उन्नति होगी। बहुत बढ़िया आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 15, इसे लिख लीजिए। आगे पढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 16 से। आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 16 कहता है लोक नियोजन के कार्यों में समानता। लोक नियोजन के कार्यों में समानता समझते हैं अच्छे से क्या मतलब होता है। देखिए आर्टिकल नंबर 16, ये सब कहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग? समानता के अधिकार में, किस किस चीज में आप समान मानोगे लोगों को। तो आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के कार्यों में समानता। लोक नियोजन, लोक नियोजन के कार्यों में समानता, लोक नियोजन के कार्यों में समानता। तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ, अच्छे से समझना। समानता, लोक नियोजन के कार्यों में समानता। तो लोक नियोजन के कार्यों में समानता का मतलब ये होता है कि अगर कोई कार्य ऐसा हो रहा है जिससे पूरे समाज का कल्याण होना है, लोक मतलब होता है लोग, लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए शब्द होता है लोक, नियोजन मतलब मैनेजमेंट। तो लोगों के लिए, लोगों के विकास के लिए जो मैनेजमेंट हो रहा है, लोगों के निर्माण के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो काम हो रहा है, उस काम में लोगों के अंदर भेदभाव नहीं कर सकते आप। सरकारी नौकरियां जिसे हम कह देते हैं, सरकारी नौकरी क्या है आप समझिए। आप सरकारी नौकरी करेंगे मतलब देश के लिए काम करेंगे, और देश के लिए काम करेंगे मतलब देश में रह रहे लोगों का डेवलपमेंट करना चाहेंगे, देश को आगे ले जाना चाहेंगे। तो जब आप सरकारी नौकरी में जाते हो तो सरकारी नौकरी में भी आपके साथ में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ऊपर दिए गए 5 आधारों पर, मतलब वही जाति लिंग धर्म, इन सब आधारों पर आपके साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए लोक नियोजन के कार्यों में। इन सब आधारों पर किन कामों में भेदभाव नहीं होना चाहिए? लोक नियोजन मतलब सामाजिक कल्याण के जो काम होंगे, सरकार की नौकरियां होगी, सरकार की स्कीम्स होगी, पॉलिसी होगी, उनमें भेदभाव नहीं किया जा सकता, उसमें समानता आपके साथ रखी जाएगी। इसी के अंदर अगर आप देखोगे तो आरक्षण का जिक्र आपको मिल जाता है 16(1) करके में, आर्टिकल नंबर 16(1) में अगर आप लिखना चाहो तो, सॉरी 16(2) में आरक्षण,
आरक्षण का जो जिक्र है वो इसी जगह पर मिलता है। आरक्षण की जो बात कही गई है वो यहीं पर कही गई है। अगर आप टेक्निकली सोच के देखेंगे तो आरक्षण क्या है कि जो वर्ग पीछे है उस वर्ग को कम नंबर लाने पर या कम स्थिति में होने पर भी ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी बजाय उसके जो जिनको आरक्षण नहीं मिलता, अनरिजर्व कैटेगरी जो होती है, अनारक्षित कैटेगरी होती है, उनको उनकी तुलना में। जैसे उदाहरण से हम समझ लेते हैं, यहाँ पर एक स्वर्ण बच्चा है और एक दलित बच्चा है। स्वर्ण बच्चा यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी का है, दलित जो रिजर्व कैटेगरी का है, तो इसके मार्क्स ज़्यादा होने पर भी इसको जॉब नहीं मिलेगी और इसको मार्क्स कम होने पर भी जॉब मिलेगी। ये एक प्रकार का रिजर्वेशन हो गया मोटे मोटे तौर पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये व्यक्ति अगर पीछे है, अगर ये व्यक्ति पीछे है तो आप इसको ज़्यादा आगे लाने के लिए तो अलग अवसर दे रहे हो, तो आपने समानता कहाँ रखी? नियम तो ये कह रहा है कि दोनों को समान रखना था आपको, तो दोनों को अगर समान रखना था तो दोनों के लिए आरक्षण रखते या दोनों के लिए नहीं रखते। तो इसको इस तरीके से समझा जाता है कि देखिए, लोक नियोजन के कार्यों में समानता की अगर जब बात कर रहे हैं तो ऐसे लोग जो पीछे हैं जब उनको ये सुविधा दी जाएगी तभी तो वो आपके बराबरी पर सेम लाइन पर आकर के फाइट कर पा रहे हैं। आपके पास में वो प्रिविलेज मौजूद है, प्रिविलेज मतलब वो सुविधाएं मौजूद है जिनसे आप उस चीज़ को फाइट कर पाएंगे। जैसे एक अगर स्वर्ण क्लास का बच्चा है, अपर वर्ग का, ऊंचे वर्ग का बच्चा है जिसके पास में कोचिंग क्लासेस जाने का पैसा है, अच्छे से रहने खाने का, कूलर पंखे में पढ़ने की सुविधा है, वो बच्चा आगे है। और एक ऐसा बच्चा है जो जंगलों के अंदर आदिवासी के यहाँ पैदा हुआ है, जंगलों के बीच में रह रहा है, उसके यहाँ पे लाइट नहीं आती है, तो उस बच्चे को अगर कम मार्क्स पे सिलेक्शन देना पड़े तो सही बात है ना, तभी तो दोनों बराबरी पर आ पाएंगे। तो आरक्षण को उस तरीके से आप समझेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि आरक्षण को यहाँ पर क्यों रखा गया है, क्योंकि वो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं समानता पैदा कर रहा है, विषमताएं नहीं। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 16 आरक्षण की बात करता है, लोक नियोजन के कार्यों में समानता की बात करता है। आर्टिकल नंबर 17 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है, जरा देखते हैं आर्टिकल नंबर 17। तो आर्टिकल नंबर 17 कहता है, आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 17 ये कहता है कि आप अस्पृश्यता का अंत करेंगे, अस्पृश्यता का अंत कर देंगे। पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझते हैं। इस अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत मतलब अनटचेबिलिटी को खत्म कर दोगे आप, अनटचेबिलिटी को खत्म कर दोगे, अनटचेबिलिटी को खत्म कर दोगे। अनटचेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, या अस्पृश्यता का मतलब क्या हो गया, छुआछूत भी आप इसे कह सकते हो, छुआछूत का अंत। छुआछूत ये होती है ना, छुआछूत करते हैं लोग बाग कि भैया एक सेम कप में हम लोग चाय नहीं पी सकते, उसमें XYZ किसी जाति के आदमी ने चाय पी है तो हम चाय नहीं पी सकते हैं। अब तो क्या है, समाज में धीमे धीमे ये व्यवस्था काफ़ी हद तक सुधर भी चुकी है, लेकिन पूरी तरीके से आज भी ये नहीं सुधरी है, हमारे देश में इसका रोग है। तो अस्पृश्यता का अंत समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में जाति के आधार पर या किसी और आधार पर छुआछूत करता है कि हम इसे नहीं छू सकते हैं क्योंकि ये पिछड़ा है, क्योंकि ये पीछे है, या कोई और वजह से ये पीछे है, तो हम इसे टच नहीं कर सकते, इसको टच करने से हमारा अपमान हो जाएगा। अगर ये वाली भावना किसी के अंदर है तो, अगर ये वाली भावना किसी के अंदर है तो वो एक गैरकानूनी चीज़ है। उस सामने वाले व्यक्ति को जिसको आप नहीं छू पा रहे हो, ऐसा कह रहे हो, उस व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है कि वो आपके ऊपर क्लेम कर सकता है और कह सकता है कि भैया अस्पृश्यता का यानी कि छुआछूत का, अनटचेबिलिटी को हमारे संविधान ने खत्म कर दिया, इसको हमारा संविधान सही नहीं मानता। आर्टिकल नंबर 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, ये छुआछूत बंद होनी चाहिए। आप एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ छुआछूत का अगर प्रैक्टिस नहीं कर सकता, अगर कोई करता है तो ये बिल्कुल दंडनीय अपराध है, इसके लिए व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। कैसा अपराध होगा, छुआछूत करना कैसा है, दंडनीय अपराध है। इसके लिए बिल्कुल अगर आप कंप्लेन करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को दंड मिलेगा, और ये दंड कौन तय करेगा, संसद तय करेगी। संसद तय करती है, आर्टिकल नंबर 35 की मदद से तय करती है, 35 की मदद से हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो आर्टिकल नंबर 35 की मदद से संसद इसके लिए दंड तय करती है अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता का अंत नहीं मानता है तो। अस्पृश्यता का मतलब हो गया छुआछूत, और छुआछूत को अगर कोई व्यक्ति आज भी फॉलो कर रहा है तो वो महामूर्ख है, बेवकूफ़ है, गधा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18, आर्टिकल नंबर 18 समानता के अधिकारों में अंतिम आर्टिकल, समानता के अधिकारों में अंतिम आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 क्या कह देता है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, टाइटल, टाइटल एंडिंग की बात करता है, उपाधियों का अंत, उपाधि का अंत। देखिए क्या होता था, जैसे आपने सुना होगा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी जी ने दी थी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर ने दी थी। तो
पहले के समय में अगर आप आज़ादी के युद्ध को पूरा पढ़ते हो, आज़ादी के समय को हमारे, कि कैसे कैसे उसके लिए लड़ाई हुई, स्वतंत्रता संग्राम चला, तो उसको पढ़ते हो तो कई सारे लोगों को अलग अलग प्रकार की उपाधियां मिली। मतलब नाम के साथ में जुड़ा हुआ एक विशेष नाम, जिसको हम क्या कह देते हैं, उपाधि कह देते हैं। तो आपको ये समझ में आता है कि हाँ, उपाधि किसे कह देते हैं, एक अलग से नाम जो मिलता है उसको। हमारे देश में कहा गया कि ये उपाधियों को खत्म कर देंगे हम लोग, क्योंकि इससे एक व्यक्ति ऊपर की तरफ दिखाई देता है और एक व्यक्ति नीचे की तरफ दिखाई देता है ना। अब किसी को उपाधि दे दी राजा जी, जैसे राजा राम मोहन राय को मिली है ये उपाधि, लेकिन अभी मान लेते हैं आज के ज़माने में किसी को उपाधि दे दी राजा जी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो व्यक्ति राजा समान हो गया और बाकी लोग नीचे हो गए। तो ये असमानता को दिखा रहा है ना, विषमता को दिखा रहा है, तो उसको राजा जी की उपाधि नहीं दे सकते हैं। तो टेक्निकली आज के तारीख में उपाधियों का अंत है। मतलब कोई व्यक्ति एक दूसरे को किसी प्रकार की उपाधि नहीं दे सकता, किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जा सकती, किसी भी प्रकार की उपाधि, किसी भी प्रकार की उपाधि उपाधि नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती है। इसमें अपवाद भी है, किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती। इसको क्या लिखेंगे अपन, किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जा सकती है। डन। तो इसमें एक अपवाद भी है। अपवाद क्या, अपवाद उन्हें उन्हें कहते हैं जो चीज़ नियमों को फॉलो नहीं करती, उसे कहते हैं अपवाद। तो अपवाद क्या है, अपवाद तो क्या है, ये नियम ही ऐसा है। मतलब समझ लीजिए कि उपाधियों का अंत में क्या कह रहा है, किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जा सकती, लेकिन किसी के पास में अगर शिक्षा की, शिक्षा से संबंधित या फिर आर्मी से संबंधित, सेवा, आर्मी सेवा से संबंधित कोई उपाधि है, जैसे मेजर, मेजर। अब कोई व्यक्ति अगर कर्नल है, मेजर है, सेना में अलग अलग पोस्ट होती है ना, तो उसमें कोई मेजर है, कोई कर्नल है, कोई ब्रिगेडियर है, तो ये उपाधि उनको दी जा सकती है। क्यों, क्योंकि ये उन्होंने कमाई है, ये किसी से गिफ्ट नहीं दी है। वैसे ही शिक्षा की कौन कौन सी उपाधि, डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर, इस तरह की जो उपाधियां होती है ना, ये उपाधियां क्या कर सकते हैं हम लोग, दे सकते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है शिक्षा और आर्मी संबंधित ऐसी उपाधियां जो व्यक्ति कमाता है, जिसको वो अचीव करता है, वो उपाधियां दी जा सकती है। शिक्षा और आर्मी संबंधी उपाधियों को दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। सबको दे देंगे ऐसा भी नहीं है ना, तो दिया जा सकता है। जो कमाएगा उसी को मिलेगी। दे क्या देंगे, जो कमाएगा उसे मिलेगी, जो नहीं कमा पाएगा उसे नहीं मिलेगी। हर कोई प्रोफेसर थोड़ी ना होगा। जो पढ़ाई करेगा, अपनी एलिजिबिलिटी को पूरा करेगा, वो प्रोफेसर होगा। जो अपनी एजुकेशन को पूरा करेगा, वो इंजीनियर होगा, वो डॉक्टर होगा, वो साइंटिस्ट होगा। ठीक है, तो उसको ये उपाधि दी जा सकती है जो इस उपाधियों को कमाता है। उपाधियों का अंत। तो अच्छा, इसके बाद में अगर मान लेते कोई उपाधि दे देता है, तो क्या इसके लिए भी दंड मिलेगा, तो नहीं, ये दंडनीय अपराध तो नहीं है, इसके लिए दंड नहीं मिलेगा। ये दंडनीय अपराध नहीं है, नहीं है, दंडनीय नहीं है। अगर कोई ले भी लेता है उपाधि, मान लो किसी ने ले ली, तो क्या उसके लिए उसको दंड मिलना चाहिए, नहीं। इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि उसने उपाधि ले ली तो उसके लिए वो जेल काट कर आए 4 साल, 2 साल, 5 साल। ठीक बात है, तो ये दंडनीय अपराध नहीं है। जुर्माना काट सकती है चाहे तो यहाँ पर, लेकिन दंड तो नहीं काटा जा सकता, दंड तो नहीं दिया जा सकता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि अगर कोई व्यक्ति है हमारे देश का और उसको हमारे देश में तो कोई उपाधि नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारे आर्टिकल ने मना कर दिया, आर्टिकल 18 ने मना कर दिया, उपाधि नहीं। लेकिन कोई दूसरे देश के अंदर कोई संस्था, कोई दूसरे देश की सरकार, दूसरे देश का कोई व्यक्ति, अगर वो इस हमारे देश के नागरिक को उपाधि देना चाहे, तो क्या वो उपाधि ले सकेगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कहानी कि दूसरे देश द्वारा दी गई उपाधि को लेने के लिए हमारे देश के नागरिक को राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है। मतलब आसान भाषा में अगर हम इसको समझेंगे तो राष्ट्रपति से परमिशन लेकर के विदेश से उपाधि ग्रहण की जा सकती है। किससे परमिशन ले सकते हैं, ये पूछेगा, परमिशन किससे लेनी पड़ेगी आपको, राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति से आज्ञा लेकर विदेशों से विदेशी उपाधि धारण कर सकते हो। विदेशी उपाधि अगर राष्ट्रपति को ठीक लगता है कि हाँ, इस उपाधि से ऐसा कोई छोटे बड़े का भाव पैदा नहीं होता है, इस उपाधि से कोई नुकसान नहीं होता है, तो वो हाँ बोलेगा, अदरवाइज वो ना बोलेगा। तो राष्ट्रपति की आज्ञा द्वारा विदेशी उपाधियों को धारण किया जा सकता है, धारण किया जा सकता है विदेशी उपाधियों को राष्ट्रपति की आज्ञा से। एक तो सवाल ये बनेगा कि किसकी आज्ञा से आप विदेशी उपाधियों को धारण कर सकते हो, राष्ट्रपति की आज्ञा से। फिर सवाल ये भी बन सकता है कि हम उपाधियों को धारण कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। किस प्रकार की उपाधियों को धारण कर सकते हैं, ऐसे 4 नाम दे देगा वो आपको, हिंद केसरी, राजा जी, और ऐसे करके अलग अलग, एक प्रोफेसर, तो प्रोफेसर की उपाधि को धारण किया जा सकता है। ठीक है, डॉक्टर की उपाधि को धारण किया जा सकता है। आगे आर्टिकल देखेंगे हम लोग अगला। अगला आर्टिकल आता है आपके पास में, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए ये कहां से कहां तक होता है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अगर हम लोग बात करते हैं तो स्वतंत्रता का अधिकार होता है आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 तक, आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार।
राइट टू फ्रीडम। अब देखिए क्या क्या होता है इसके अंतर्गत हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 19 आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19। और आर्टिकल नंबर 19 में एक नहीं है, आर्टिकल नंबर 19 का काफ़ी लंबा चौड़ा भाग है। तो 19 एक का ए 19। अच्छा देखिए एक बात, यहाँ पे ये ए मैं लिख रहा हूँ, तो अभी तक मेरे सारे वीडियो में पहली बार ये ए लिखा आया। तो जहाँ पर स्मॉल एबीसीडी अगर आएगी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका मतलब ये होता है कि ये बात हमारे ओरिजिनल संविधान में लिखी गई थी। और अगर आपको कहीं पर कैपिटल एबीसीडी अगर आती है हमारे संविधान में, मतलब कहीं पर भी अगर पढ़ते पढ़ते कैपिटल ए लिखा आता है, इसका मतलब होगा कि वो चीज़ बाद में जोड़ी गई है संविधान संशोधन की मदद से। और अगर वही की आपको स्मॉल एबीसीडी अगर मिलती है, तो इसका मतलब होता है कि वो चीज़ आपके साथ में ओरिजिनल संविधान के समय से चले आ रही है। ठीक बात है। तो आर्टिकल नंबर 19 एक का ए, ठीक है, ये क्या अधिकार देता है आपको? तो 19 वाला जो अधिकार है 19 एक ए का, ये कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। देखिए इसका मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से बोलने की और अपने आप को एक्सप्रेस करने की, इसमें चुप रहने की आज़ादी भी यही वाली आज़ादी कहलाती है। वाक मतलब बोलना होता है और अभिव्यक्त मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है। एक्सप्रेस करने का मतलब अभी हम लोग और अच्छे गहराई से समझेंगे। तो बोलने का और अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी मिलती है। मतलब अगर मैं अपने आप को रो करके दिखाना चाहता हूँ, हंस करके अपनी बात को दिखाना चाहता हूँ, एक्टिंग करके दिखाना चाहता हूँ, कविता लिख करके दिखाना चाहता हूँ, या कोई ड्रामा पेंटिंग किसी तरीके से अपनी बात को समझाना चाहता हूं, तो उसे वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी है। एक पीछे चर्चित केस था नेहा राठौर का, यूपी में उन्होंने एक गीत बनाया था जिसमें वो यूपी की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो उसके चलते यूपी गवर्नमेंट और पुलिस ने यूपी गवर्नमेंट ने वहां पर उनको पुलिस भेज करके गिरफ्तार कर लिया। तो उस समय पर ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा उठी कि भैया उसके पास में वाक एवं अभिव्यक्ति एक्सप्रेस करने की अपने आप की आज़ादी है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि हर व्यक्ति को, जो इस देश का नागरिक है, उस व्यक्ति को अपने तरीके से एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। बाद में उसे अल्टीमेटली छोड़ना पड़ा क्योंकि उसने इस चीज़ का उपयोग किया, इस अधिनियम का उपयोग किया उस महिला ने, और अपने आप को आज़ाद करवा लिया। वो बाहर है। तो हर व्यक्ति को अपने तरीके से अपनी बात बोलने का और अपने आप को एक्सप्रेस करने की पूरी तरीके से आज़ादी है। दूसरी बात इसमें यह रहता है कि पूरी तरीके से बोलने की आज़ादी, इसका ये मतलब नहीं आप किसी को गाली बक दो। ठीक है, जब भी हमें अधिकार मिलते हैं तो उसमें लिमिटेशंस भी होती है। आपको आपकी बात से, आपके अभिव्यक्ति से किसी और को दुख या ठेस नहीं पहुंचानी है। अगर आप ऐसा करते हो, किसी को गाली बकते हो, किसी का अपमान कर देते हो, तो आपकी ये आज़ादी फाइनाइट नहीं रहेगी, इसको रोक लिया जाएगा। ये इनफाइनाइट नहीं होकर के इसको रोक लिया जाएगा। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसमें चुप रहना भी आता है, हंसना भी आता है, बोलना भी आता है, रोना भी आता है, एक्सप्रेशन। फिर आर्टिकल नंबर 19 एक का बी, अगर आपने बोला, इसको इस तरीके से याद करते चलना कि आपने बोला तो बोलने के बाद लोग सुनेंगे, सुनने के लिए जमा होंगे एक जगह पर, है ना। तो सम्मेलन करने की आज़ादी, जमा होने की आज़ादी। सम्मेलन मतलब शांतिपूर्ण तरीके से, शांति, अच्छा जमा होंगे ऐसे नहीं हथियार लेके जमा हो जाएंगे, आ जाइए सब हम लोग हमला करेंगे, ऐसे करके जमा होने की नहीं कि हमने ये बोला हमला करेंगे और सब आ गए। तो शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक रूप से जमा या सम्मेलन, सम्मेलन या सभा करने की आज़ादी। मतलब जब आप बोलोगे तो आपको सुनने के लिए लोग आएंगे, तो वो शांतिपूर्वक तरीके से एक जगह जमा हो सकते हैं। ये हमारे देश की आज़ादी है। इतनी सारी रैलियां होती है अलग अलग पॉलिटिशियंस की, अलग अलग नेता मंत्री, बाबा पंडित पुरोहित काजी, अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, और उसके लिए वहाँ पर सभाएं भरती है। तो क्या ये उनके पास में राइट है? तो बिल्कुल है कि हमारे देश में शांतिपूर्वक रूप से जमा होने की, सम्मेलन करने की, सभा करने की पूरी आज़ादी होती है। तो कोई एक व्यक्ति बोल रहा है और उसको सुनने लोग आ रहे हैं, तो वहाँ जमा हो गए। इस तरीके से याद करते चलिएगा। फिर आगे आता है 19 एक का सी, जब वो जमा हो गए तो वो अपने आप का एक संघ या संगठन भी बना सकते हैं। संघ या संगठन बनाने की आज़ादी, संघ या संगठन बनाने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी। इसको कैसे करेंगे हम लोग सीक्वेंस में आगे, बनाने की आज़ादी। इसको इस तरीके से कर लेंगे कि भैया किसी व्यक्ति ने बोला और उसको सुनने के लिए बहुत सारे लोग जमा हो गए। अब उसकी बात अच्छी लगी तो उसने एक ग्रुप बना लिया, एक संगठन बना लिया। कई सारे संगठन हमारे यहाँ पर है, जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग देख सकते हैं विश्व हिंदू परिषद है, वक्फ बोर्ड है,
पार्टियां हैं, अलग अलग जो दल है, राजनीतिक दल, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, आरएसएस हो जाती है, ऐसे तमाम सारे दल हो जाते हैं और ये दल इसी आर्टिकल के तहत बनाए जाते हैं। इसको पूरी तरीके से आज़ादी होती है अपने संघ बनाने की, संगठन बनाने की पूरी तरीके से, लेकिन वही कंडीशन है कि आपके संघ और संगठन द्वारा कोई भी इलीगल काम नहीं किया जाना चाहिए, किसी और की नैतिक मूल्यों का हनन नहीं किया जाना चाहिए और दूसरों के मौलिक अधिकारों को छीनना नहीं होना चाहिए। अगर आगे देखते हैं तो आर्टिकल 19(1) का डी आ जाएगा। डी क्या आ जाएगा आपका, जरा समझते हैं हम लोग। एक हो गया बोलने की आज़ादी, बोला तो जमा हो गए, जमा होने की आज़ादी, फिर संगठन बना लिया, संगठन के बाद में क्या करेंगे आप, घूमेंगे फिरेंगे, अपने संगठन को दूसरी जगह लेकर के जाएंगे। तो हमारे देश में घूमने फिरने की आज़ादी, कहीं भी हमारे देश में कहीं भी घूमने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी क्या है ये घूमने की आज़ादी, देखिए मतलब हमारे देश का कोई भी नागरिक, वो चाहे गुजरात का है तो यूपी में जाके घूम सकता है, यूपी का है तो महाराष्ट्र में सॉरी, तो कहीं भी घूमने फिरने की उसको आज़ादी होती है। अगर वह एक जगह का है तो दूसरी जगह नहीं जा सके, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमारे देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पर बिना किसी कागज़ के घूम सकता है, बस उसकी नागरिकता का प्रमाण उससे मांगा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि नागरिकों को ये 15, 16, 19, 29, 30, तो उसी के तहत में ये वाला आर्टिकल केवल ये, जिसमें जितनी भी बातें लिखी है 19 में, ये केवल देश के नागरिकों के लिए, तो नागरिकता का प्रमाण मांगा जा सकता है। तो हमारे देश के किसी भी नागरिक को हमारे देश में कहीं भी घूमने की आज़ादी होती है। इसमें भी लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि घूमने की आज़ादी तो आप मिलिट्री बेस में घुस गए या किसी ऑफिशियल जगह पे घुस गए। ऐसा है कि आप घूमने फिरने की आज़ादी है तो उन जगहों पर घूमने फिरने की आज़ादी है जहाँ पर सब लोग जा सकते हैं, उन जगहों पर जाने की आज़ादी नहीं है जो प्रोहिबिटेड है, सरकार द्वारा मना की गई है कि इन जगहों पर नहीं जाना है, आपको वहाँ जाने की आज़ादी नहीं मिल जाती है। प्रोहिबिटेड जगहों पर या हाई कॉन्फिडेंशियल जगहों पर, गोपनीय जगहों पर आप नहीं जा सकते हैं, जिसको सरकार ने मना कर रखा है। ABCDE, उसके बाद में क्या करेंगे आप, घूमने फिरने की, आपको जैसे आपने क्या बोला, आपने सबसे पहले बोला, अभिव्यक्त किया आपने आपको, जिससे वहां पर लोग जमा हो गए, जमा करने की आज़ादी हो गई, जमा करने के बाद में संगठन बना लिया, संगठन बनाने के बाद में आप घूमे, अब घूमने के बाद में आप वहां पे क्या करोगे आप, तो अब वो वहां पर जाके बस जाएगा। तो भारत में कहीं भी बसने की आज़ादी, भारत के नागरिक को भारत में कहीं भी बसने की आज़ादी, कहीं भी बसने की आज़ादी, कहीं भी बसने की आज़ादी, बसने की या रहने की, जिसको हम कह सकते हैं रहने की आज़ादी। अब चूंकि वो रहेगा तो रहने के बाद क्या करेगा, अपना घर बना लेगा, EF। तो संपत्ति, संपत्ति की आज़ादी, उसको संपत्ति रखने की आज़ादी, संपत्ति रखने की आज़ादी, संपत्ति रखने की आज़ादी, कि कोई कितनी भी संपत्ति अपने पास में रख सकता है, रखने की आज़ादी, रखने की आज़ादी। देखते हैं हम किस तरीके से संपत्ति रखने की आज़ादी। तो देखिए ये जो था ना, ये अभी हटा दिया गया है। अगर हम बात करेंगे तो इस आर्टिकल को अभी हटा दिया गया है, 19(1)(f) को हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है, क्योंकि इसको यहाँ से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो यहाँ पे इसको हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन से, 44वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना, मौलिक अधिकारों में 7 अधिकार होते हैं, उसमें से छठा अधिकार संपत्ति रखने का अधिकार था, आर्टिकल नंबर 31, उसी को हटाया गया था जब ये वाला पॉइंट भी यहाँ से हटा दिया गया था। बाकी हम लोग बाकी इसके बारे में बातें आर्टिकल नंबर 31 डिस्कस करते समय करेंगे, आर्टिकल नंबर 31 पे। एफ के बाद क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, 19(1) जी, जी स्मॉल जी आएगा, कैपिटल जी नहीं आएगा। ठीक है, ABCDEFG। अगर बोला आपने, बोलने से क्या हुआ, लोग जमा हो गए, जमा होने से संगठन बन गया, संगठन बनाया, संगठन घूम रहा है देश भर में, कहीं भी घूम गया, घूमने के बाद में बस गया, बसने लग गया, बसने के बाद में उसने घर खरीद लिया, तो संपत्ति रखने का अधिकार हो गया, संपत्ति रखने की आज़ादी हो गई। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो उसको अपने जीवन यापन के लिए कोई भी काम करने की, जीवन यापन करने के लिए, कोई भी काम करने की, जीवन यापन करने के लिए, किस चीज़ के लिए, जीवन यापन, जीवन यापन के लिए आजीविका अपनाने की आज़ादी, आजीविका, आजीविका अपनाने की आज़ादी, जीवन यापन करने के लिए आजीविका अपनाने की आज़ादी, आजीविका अपनाने की आज़ादी। ये वाली चीज़ जो हो जाती है जीवन यापन करने के लिए आजीविका अपनाने की आज़ादी, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि आप अपना जीवन यापन करने के लिए ड्रग्स बेचने लग जाओ, देसी कट्टे बेचने लग जाओ मिर्ज़ापुर देख करके, या फर्जी नोट छापने लग जाओ, ऐसा कि नहीं, कोई भी इलीगल काम करने की आज़ादी आपको नहीं हो जाती है। आपको वो कोई भी काम करने की आज़ादी है जो देश के अंदर लीगल है, ऐसे किसी भी प्रकार के काम करने की आपको पूरी आज़ादी मिलेगी, लेकिन कोई भी इलीगल काम करने की आज़ादी आपको नहीं मिल जाती आर्टिकल 19 के तहत। जीवन यापन करने के लिए आप पढ़ा सकते हैं, आप
कोई और काम कर सकते हैं, आप तमाम तरह की नौकरियां कर सकते हैं जो देश में लीगल है, आप वो काम नहीं कर सकते जो इलीगल है। तो ये आर्टिकल 19 हो जाता है। इसके बाद में आर्टिकल 20 पे आएंगे हम लोग, इसको नोट कर लीजिए। आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है, देखते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है, उसको भी समझ लेते हैं। आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 20, तो आर्टिकल नंबर 20 ये कहता है आपको दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल नंबर 20 क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो देखिए, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का मतलब होता है कि अगर आप पे दोष सिद्ध नहीं हुआ है, ठीक है, और अभी तक अगर दोष सिद्ध नहीं हुआ है तो आपके पास में क्या क्या अधिकार होंगे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला आपके पास में क्या होता है, देखिए, सबसे पहले आपके पास में होता है कार्योत्तर विधि से संशोधन। कार्योत्तर, कार्योत्तर, कार्योत्तर विधि से संरक्षण। संरक्षण मतलब अगर आपका दोष सिद्ध होता भी है किसी किसी अपराध में, किसी अपराध में अगर आपका दोष सिद्ध भी होता है तो आपको वही अपराध की सजा मिलनी चाहिए जो दोष करते समय उस अपराध की सजा नियत की गई थी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे हम मानते हैं 1 जनवरी 2023 को आपने कोई दोष किया, कोई अपराध किया और वो दोष सिद्ध हो जाता है, अपराध सिद्ध हो जाता है, तो आपको जो सज़ा मिलेगी वो 1 जनवरी 2030 को जो सज़ा निर्धारित की गई है उसके हिसाब से मिलेगी, ना कि उसके हिसाब से कि आपका केस 10 साल चला, 10 साल बाद जो सज़ा होगी तो वो वाली सज़ा आपको मिलने लग गई। तो ऐसी सज़ा आपको नहीं मिलेगी कि 10 साल बाद जो सज़ा होगी वो नहीं मिलेगी आपको, 10 साल बाद भी आपको वही सज़ा मिलेगी जो आपने 10 साल पहले अपराध किया था उस समय जो सज़ा थी। इसी के लिए जो हमारे देश के जजेज हैं इनको काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, काफ़ी समझना पड़ता है और उसके हिसाब से अपना निर्णय लेना पड़ता है, और केस इस वजह से भी लंबे चलते हैं। तो कार्योत्तर विधि से संरक्षण, इसका मतलब ये हो गया। दूसरा, ये कैसे दूसरा है, देखिए 20 का पहला, 20 का दूसरा, ऐसा, ठीक है, इसी तरीके से लिखा हुआ है, इसमें नंबर कभी आप ऊपर नीचे मत कीजिएगा, ठीक है। अपने एडवोकेट से मिलने की इसमें आपको क्या मिल जाएगा, आत्म अभिशंसन, आत्म, अच्छा दोहरे दंड से, ये यहाँ पर है दोहरे दंड से, दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप कोई अपराध करते हो, आपने चोरी करी, आपने कुछ करी, दोहरे, दोहर लिख दिया, दोहरे, अगर अगर आप कोई अपराध करते हो, कोई चोरी करते हो, कुछ करते हो, मर्डर करते हो, डाका डालते हो, कुछ करते हो, XYZ आपने कोई अपराध किया और आपको पुलिस ने पकड़ लिया, चाहे कोई रीज़न हो उसके पीछे कि आपने क्यों किया, दोष सिद्ध हो गया, जज ने, जो न्यायालय है उसने आपको सजा सुना दी, सजा सुना दी, आपने सजा काट ली और सजा काटने के बाद में आप बाहर आ गए और फिर से पुलिस आपको उसी केस के लिए, सेम अपराध के लिए वापस पकड़ के लेके जाए, फिर से जज आपका फैसला सुनाए, फिर से आपको सजा दे दे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, उसके बाद आप पूरी तरीके से उससे आज़ाद हो जाओगे। ये कहते हैं दोहरे दंड से संरक्षण, मतलब एक जुर्म के लिए 2 बार आपको सजा नहीं दी जा सकती है, इसी को कहा जाता है आपको दोहरे दंड से संरक्षण। अगर आप देखते हो कि 20 का 3 क्या हो जाएगा, तो आत्म अभिशंसन से संरक्षण, मतलब आपसे जबरदस्ती नहीं उगलाया जाएगा, आत्म अभिशंसन, आत्म अभिशंसन से संरक्षण। इसका मतलब होगा कि जो दोष आपके ऊपर अगर कबूला जा रहा है, कबूलाया जा रहा है, तो आपको मारपीट करके, टॉर्चर करके आपसे दोष नहीं कबूलवा सकते हैं। आत्म अभिशंसन से संरक्षण, तो कार्योत्तर विधि से संरक्षण मिलता है, दोहरे दंड से संरक्षण मिलता है, आत्म अभिशंसन से संरक्षण मिलता है आपको इसके तहत में, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, बिठा देते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 21, आर्टिकल नंबर 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, इसका क्या मतलब हुआ, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, प्राण की स्वतंत्रता या जीवन जीने का अधिकार, इसी को कहा जाता है स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार भी आप इसे कह सकते हैं, जीवन जीने का अधिकार, या
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार। ये अधिकार आपका फाइनल अधिकार होता है। देखिए क्या होता है कि जब आपातकाल वगैरह लगते हैं तो उस आपातकाल की स्थिति में आपके मौलिक अधिकारों को आपसे छीन लिया जाता है कि आप कहीं पे भी नहीं घूम सकते हो, कुछ भी उठपटांग नहीं बोल सकते हो, ठीक है, आपको बराबरी भी नहीं मिलेगी किसी जगह पर, मिलिट्री वालों को मिलेगी। ऐसा ऐसे काफ़ी सारे अधिकार आपसे छीन सकते हैं। कब? आपातकाल की परिस्थितियों में। आपात उपबंध में हम उनको पढ़ेंगे, आगे आएगा वो भाग। लेकिन ये जो अधिकार है ये किसी भी अवस्था में नहीं छीना जा सकता है, ये एब्सोल्यूट राइट है, अंतिम राइट है। मतलब ये अधिकार आपका किसी भी परिस्थितियों में नहीं छीना जा सकता है। आपसे पूछेगा किस मौलिक अधिकार को किसी भी परिस्थितियों में नहीं खारिज किया जा सकता, किसी भी परिस्थिति में नहीं खत्म किया जा सकता। मतलब किसी भी सिचुएशन हो खत्म नहीं कर सकते, पर किसी भी परिस्थिति में नहीं खत्म कर सकते इसको, कि किसी भी सिचुएशन हो। आदमी को जिंदा रहने का अधिकार तो होगा ना, उसको मार थोड़ी ना दोगे, इमरजेंसी लगी तो गोली मार दोगे जा करके, ठीक है। तो जिंदा रहने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो होगी वो हमेशा आपको मिलेगी। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अगर भैया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इतनी एब्सोल्यूट है कि आप कभी उसको आपातकाल में भी नहीं छीन सकते, तो फिर फांसी की सजा कैसे दी जाती है, फांसी की सजा क्यों दी जाती है, कैसे दी जाती है? तो इस बात को समझना ये कैसे होता है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब आप क्या करोगे, टेक्निकली आपने पूरा कानून की मदद से एक सेटअप बनाया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को यूज किया और उसके तहत आपने किसी को दंड देने का, मृत्यु दंड देने का निर्णय लिया है, तो उसके तहत हम दे सकते हैं उसको मृत्यु दंड। तो विधि द्वारा इसको बोलते क्या है, मतलब एक नियम के हिसाब से, एक कानून के हिसाब से अगर प्रक्रिया तय की जाती है और उससे किसी को मृत्युदंड देते हैं तो ये संभव है, ये पॉसिबल है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 21। विधि द्वारा, विधि मतलब कानून, प्रोसीजर, प्रोसीजर द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से इस अधिकार को वंचित कर सकते हैं, इसको वंचित कर सकते हैं, ये अधिकार छीन सकते हैं। और ये बात हमने कहाँ से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, ये वाली बात हमने कहाँ से ली है, जापान से ली है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम लोगों ने कहाँ से ली है, जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये टर्म पूरी की पूरी और ये पूरा प्रोसीजर हमने जापान से कॉपी किया है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 के बाद में 21A भी आता है और ये ए कैपिटल है, मतलब ये बाद में जोड़ा गया है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं अच्छे से समझ करके। 21A, आर्टिकल नंबर 21A, आर्टिकल नंबर 21A, 21A, और ये ए बाद में जोड़ा गया है, निश्चित तौर पे बाद में जोड़ा गया है। देखिए तो इसको 86, पहले तो सबसे पहले यही डिस्कस करना पड़ेगा कि इसे जोड़ा कब गया है। तो इसे 86वें संविधान संशोधन से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की मदद से जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन हुआ कब था, तो ये 2003 में हुआ था। और क्या था ये क्या था, 6 से 14 साल तक के बच्चे को, 6 से 14 साल तक के बच्चे को, ये समय आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, ये पूछेगा एग्जाम में आपसे और आपको जवाब देना पड़ेगा। 6 से 14 साल, वो 0 से 14 कर देगा, 7 से 14 कर देगा, 0 से 10 कर देगा, 10 से 12 कर देगा, ऐसे कुछ कर देगा ऑप्शन में, और एक में 6 से 14। तो 6 से 14 साल तक के बच्चे को, निशुल्क, निशुल्क और अनिवार्य, कंपलसरी है और अनिवार्य, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अधिकार। और ये ऐसा नहीं है कि पहले हमारे संविधान में लिखा नहीं था, ये बिल्कुल हमारे संविधान में मेंशन था, लेकिन इसकी जगह अलग थी। इसकी जगह कहाँ थी, ये पहले आर्टिकल नंबर 45, आर्टिकल नंबर 45 में हुआ करता था। आर्टिकल नंबर 45 में ये मौजूद था, जहाँ पर डीपीएसपी में, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये चीज़ वहाँ पर थी इसके बाद वाले भाग में, लेकिन वहाँ से उठा करके इसको यहाँ पर रख दिया गया कि आपको 6 से 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क और कंपलसरी शिक्षा देनी पड़ेगी। इसके बाद में देखिए आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 22 ये कहता है, आर्टिकल नंबर 22 ये कहता है, यहाँ पे नई चीज़ लिख दी, यहाँ पे कुछ और लिख दिया है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आगे के समय पे, ऐसा नहीं कि हटा दिया, इसको खारिज कर दिया, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 22 कहता है आपको गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, संबंध में, गिरफ्तारी के संबंध में। तो गिरफ्तारी के संबंध में आपको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, देखिए 22 का एक कहता है सबसे पहले आपको कारण जानने का अधिकार है। भैया आपके पास पुलिस आई कि आपको गिरफ्तार कर रहे हैं ना, यू आर अंडर अरेस्ट, तो क्यों कर रहे हो,
कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, अंडर अरेस्ट, काहे के लिए अंडर अरेस्ट, ऐसे कोई अंडर अरेस्ट नहीं होते हम लोग, ठीक है। तो मतलब कारण जानने का पूरा अधिकार है, आसान भाषा में ये वाली बात है। दूसरी बात क्या कह रहा है आपको कि भैया आपने अरेस्ट तो कर लिया, अब मेरे को मेरे वकील से बात करनी है, ऐसा होता है ना, आपने टीवी में देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा कि मेरे को मेरे वकील से बात करनी है। तो दूसरा, आपको आपके वकील से यानी कि एडवोकेट से बात करने का अधिकार, एडवोकेट से, एडवोकेट से बात करने का अधिकार, एडवोकेट से सलाह मशवरा, सलाह मशवरा, सबसे पहले आप सलाह मशवरा करने का अधिकार, सलाह मशवरा। तो सबसे पहले 22(1) में आपको कारण जानने का अधिकार है, एडवोकेट से सलाह लेने का अधिकार हो जाता है आपको। इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका, आर्टिकल नंबर 22 के 3 में आपका ये हो जाएगा कि अगर आपको कोई गिरफ्तार कर लेती है पुलिस और उसके बाद में 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर जज के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार। आपको पकड़ लिया पुलिस ने, अब आप पुलिस को साबित नहीं कर पा रहे हो कि भैया ये है, मतलब पुलिस ये नहीं साबित कर पा रही कि आपका कोई अपराध है, तो आप उसको कहोगे कि भैया ठीक है तेरे बस की नहीं है, तू तो रहने दे, ठीक है, ऐसे मत कहना, दिक्कत होगी, प्यार से कहना, तेरे बस की नहीं है तो मेरे को जज के सामने ले चल, मैं तो जज से बात करूंगा, जज को अपनी बताऊंगा व्यथा और मुझे वो आज़ाद करेगा, ठीक है। तो 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने उपस्थित होने का अधिकार, न्यायाधीश, आप जज ये कर सकते हो कि 24 घंटे के अंदर आपका ट्रायल हो जाए, 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार, सामने प्रस्तुत होने का अधिकार, प्रस्तुत होने का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार है। अच्छा, तो आर्टिकल नंबर 22 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक आपके स्वतंत्रता के अधिकार थे। देखिए क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, नहीं तो हम इस पूरे आर्टिकल को एक ही क्लास में ख़त्म करते हैं, मजबूरी है कि इसको 2 क्लास में ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आपको सारे आर्टिकल समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छे से हम लोग इसको पूरे ख़त्म कर देंगे, आप साथ में बने रहिएगा। अगर आपने ये क्लास देखी तो आप अगली वाली भी देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही तो ऐसे विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुंचाइए जिनका हम साथ दे सकते हैं, जो हमारा साथ दे सकते हैं। आपके इस प्यार के लिए धन्यवाद। दिया गया था, बाकी हम लोग बाकी इसके बारे में बातें आर्टिकल नंबर 31 डिस्कस करते समय करेंगे। आर्टिकल नंबर 31 पे एफ के बाद क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, 19(1) जी, जी स्मॉल जी आएगा, कैपिटल जी नहीं आएगा, ठीक है। ABCDEFG, अगर बोला आपने, बोलने से क्या हुआ, लोग जमा हो गए, जमा होने से संगठन बन गया, संगठन बनाया, संगठन घूम रहा है देश भर में, कहीं भी घूम गया, घूमने के बाद में बस गया, बसने लग गया, बसने के बाद में उसने घर खरीद लिया, तो संपत्ति रखने का अधिकार हो गया, संपत्ति रखने की आज़ादी हो गई। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो उसको अपने जीवन यापन के लिए कोई भी काम करने की, जीवन यापन करने के लिए कोई भी काम करने की, जीवन यापन करने के लिए, किस चीज़ के लिए, जीवन यापन, जीवन यापन के लिए आजीविका अपनाने की आज़ादी, आजीविका, आजीविका अपनाने की आज़ादी, जीवन यापन करने के लिए आजीविका अपनाने की आज़ादी, आजीविका अपनाने की आज़ादी, ये वाली चीज़ जो हो जाती है जीवन यापन करने के लिए आजीविका अपनाने की आज़ादी, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि आप अपना जीवन यापन करने के लिए ड्रग्स बेचने लग जाओ, देसी कट्टे बेचने लग जाओ मिर्ज़ापुर देख करके, या फर्जी नोट छापने लग जाओ, ऐसा नहीं, कोई भी इलीगल काम करने की आज़ादी आपको नहीं हो जाती है। आपको वो कोई भी काम करने की आज़ादी है जो देश के अंदर लीगल है, ऐसे किसी भी प्रकार के काम करने की आपको पूरी आज़ादी मिलेगी, लेकिन कोई भी इलीगल काम करने की आज़ादी आपको नहीं मिल जाती आर्टिकल 19 के तहत। जीवन यापन करने के लिए आप पढ़ा सकते हैं, आप कोई और काम कर सकते हैं, आप तमाम तरह की नौकरियां कर सकते हैं जो देश में लीगल है, आप वो काम नहीं कर सकते जो इलीगल है। तो ये आर्टिकल 19 हो जाता है। इसके बाद में आर्टिकल 20 पे आएंगे हम लोग, इसको नोट कर लीजिए। आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है, देखते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है, उसको भी समझ लेते हैं। आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 20, तो आर्टिकल नंबर 20 ये कहता है आपको दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल नंबर 20 क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो देखिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का मतलब होता है कि अगर आप पे दोष सिद्ध नहीं हुआ है, ठीक है, और अभी तक अगर दोष सिद्ध नहीं हुआ है तो आपके पास में क्या क्या अधिकार होंगे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके पास में क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपके पास में होता है कार्योत्तर विधि से संशोधन, कार्योत्तर, कार्योत्तर, कार्योत्तर विधि से संरक्षण,
संरक्षण। मतलब अगर आपका दोष सिद्ध होता भी है किसी किसी अपराध में, अगर आपका दोष सिद्ध भी होता है, तो आपको वही अपराध की सजा मिलनी चाहिए जो दोष करते समय उस अपराध की सजा नियत की गई थी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे हम मानते हैं 1 जनवरी 2023 को आपने कोई दोष किया, कोई अपराध किया और वो दोष सिद्ध हो जाता है, अपराध सिद्ध हो जाता है, तो आपको जो सज़ा मिलेगी वो 1 जनवरी 2030 को जो सज़ा निर्धारित की गई है उसके हिसाब से मिलेगी, ना कि उसके हिसाब से कि आपका केस 10 साल चला, 10 साल बाद जो सज़ा होगी तो वो वाली सज़ा आपको मिलने लग गई। तो ऐसी सज़ा आपको नहीं मिलेगी कि 10 साल बाद जो सज़ा होगी वो नहीं मिलेगी आपको। 10 साल बाद भी आपको वही सज़ा मिलेगी जो आपने 10 साल पहले अपराध किया था उस समय जो सज़ा थी। इसी के लिए जो हमारे देश के जजेस हैं उनको काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, काफ़ी समझना पड़ता है और उसके हिसाब से अपना निर्णय लेना पड़ता है, और केस इस वजह से भी लंबे चलते हैं। तो कार्योत्तर विधि से संरक्षण, इसका मतलब ये हो गया। दूसरा, ये कैसे दूसरा है, देखिए 20 का पहला 20 का दूसरा, ऐसा, ठीक है, इसी तरीके से लिखा हुआ है, इसमें नंबर कभी आप ऊपर नीचे मत कीजिएगा, ठीक है। अपने एडवोकेट से मिलने की इसमें आपको क्या मिल जाएगा, आत्म अभिशंसन, आत्म, अच्छा दोहरे दंड से, ये यहाँ पर है दोहरे दंड से, दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप कोई अपराध करते हो, आपने चोरी करी, आपने कुछ करी, दोहरे, हाँ, दोहर लिख दिया, दोहरे, अगर अगर आप कोई अपराध करते हो, कोई चोरी करते हो, कुछ करते हो, मर्डर करते हो, डाका डालते हो, कुछ करते हो, XYZ, आपने कोई अपराध किया और आपको पुलिस ने पकड़ लिया, चाहे कोई रीज़न हो उसके पीछे कि आपने क्यों किया, दोष सिद्ध हो गया, जज ने, जो न्यायालय है उसने आपको सजा सुना दी, आपने सजा काट ली और सजा काटने के बाद में आप बाहर आ गए और फिर से पुलिस आपको उसी केस के लिए, सेम अपराध के लिए वापस पकड़ के लेके जाए, फिर से जज आपका फैसला सुनाए, फिर से आपको सजा दे दे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, उसके बाद आप पूरी तरीके से उससे आज़ाद हो जाओगे। ये कहते हैं दोहरे दंड से संरक्षण, मतलब एक जुर्म के लिए 2 बार आपको सजा नहीं दी जा सकती है, इसी को कहा जाता है आपको दोहरे दंड से संरक्षण। अगर आप देखते हो कि 20 का 3 क्या हो जाएगा, तो आत्म अभिशंसन से संरक्षण, मतलब आपसे जबरदस्ती नहीं उगलाया जाएगा, आत्म अभिशंसन, आत्म अभिशंसन से संरक्षण। इसका मतलब होगा कि जो दोष आपके ऊपर अगर कबुलाया जा रहा है तो आपको मारपीट करके, टॉर्चर करके आपसे दोष नहीं कबुलवा सकते हैं। आत्म अभिशंसन से संरक्षण, तो कार्योत्तर विधि से संरक्षण मिलता है, दोहरे दंड से संरक्षण मिलता है, आत्म अभिशंसन से संरक्षण मिलता है आपको इसके तहत में, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, बिठा देते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 21, आर्टिकल नंबर 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, इसका क्या मतलब हुआ, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, प्राण की स्वतंत्रता या जीवन जीने का अधिकार, इसी को कहा जाता है स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार भी आप इसे कह सकते हैं, जीवन जीने का अधिकार या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार, ये अधिकार आपका फाइनल अधिकार होता है। देखिए क्या होता है कि जब आपातकाल वगैरह लगते हैं तो उस आपातकाल की स्थिति में आपके मौलिक अधिकारों को आपसे छीन लिया जाता है कि आप कहीं पे भी नहीं घूम सकते हो, कुछ भी उठपटांग नहीं बोल सकते हो, ठीक है, आपको बराबरी भी नहीं मिलेगी किसी जगह पर, मिलिट्री वालों को मिलेगी, ऐसा ऐसे काफ़ी सारे अधिकार आपसे छीन सकते हैं। कब, आपातकाल की परिस्थितियों में, आपात उपबंध में हम उनको पढ़ेंगे, आगे आएगा वो भाग, लेकिन ये जो अधिकार है ये किसी भी अवस्था में नहीं छीना जा सकता है, ये एब्सोल्यूट राइट है, अंतिम राइट है, मतलब ये अधिकार आपका किसी भी परिस्थितियों में नहीं छीना जा सकता है। आपसे पूछेगा किस मौलिक अधिकार को किसी भी परिस्थितियों में नहीं खारिज किया जा सकता, किसी भी परिस्थिति में नहीं खत्म किया जा सकता, मतलब किसी भी सिचुएशन हो खत्म नहीं कर सकते, पर किसी भी परिस्थिति में नहीं खत्म कर सकते इसको, कि किसी भी सिचुएशन हो, आदमी को जिंदा रहने का अधिकार तो होगा ना, उसको मार थोड़ी ना दोगे, इमरजेंसी लगी तो गोली मार दोगे जा करके, ठीक है, तो जिंदा रहने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो होगी वो हमेशा आपको मिलेगी। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अगर भैया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इतनी एब्सोल्यूट है कि आप कभी उसको आपातकाल में भी नहीं छीन सकते, तो फिर फांसी की सजा कैसे दी जाती है, फांसी की सजा क्यों दी जाती है, कैसे दी जाती है, तो इस बात को समझना ये कैसे होता है
तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब आप क्या करोगे, टेक्निकली आपने पूरा कानून की मदद से एक सेटअप बनाया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को यूज किया और उसके तहत आपने किसी को दंड देने का, मृत्यु दंड देने का निर्णय लिया, तो उसके तहत हम दे सकते हैं उसको मृत्यु दंड। तो विधि द्वारा इसको बोलते क्या है, मतलब एक नियम के हिसाब से, एक कानून के हिसाब से अगर प्रक्रिया तय की जाती है और उससे किसी को मृत्यु दंड देते हैं तो ये संभव है, ये पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 21। विधि द्वारा, विधि मतलब कानून, प्रोसीजर, प्रोसीजर द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से इस अधिकार को वंचित कर सकते हैं, इसको वंचित कर सकते हैं, इस ये अधिकार छीन सकते हैं। और ये बात हमने कहाँ से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, ये वाली बात हमने कहाँ से ली है, जापान से ली है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम लोगों ने कहाँ से ली है, जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये टर्म पूरी की पूरी और ये पूरा प्रोसीजर हमने जापान से कॉपी किया है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 के बाद में 21A भी आता है और ये ए कैपिटल है, मतलब ये बाद में जोड़ा गया है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं अच्छे से समझ करके। 21A, आर्टिकल नंबर 21A, आर्टिकल नंबर 21A, 21A, और ये ए बाद में जोड़ा गया है, निश्चित तौर पे बाद में जोड़ा गया है। देखिए तो इसको 86, पहले तो सबसे पहले यही डिस्कस करना पड़ेगा कि इसे जोड़ा कब गया है, तो इसे 86वें संविधान संशोधन से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की मदद से जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन हुआ कब था, तो ये 2003 में हुआ था। और क्या था ये क्या था, 6 से 14 साल तक के बच्चे को, 6 से 14 साल तक के बच्चे को, ये समय आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, ये पूछेगा एग्जाम में आपसे और आपको जवाब देना पड़ेगा। 6 से 14 साल, वो 0 से 14 कर देगा, 7 से 14 कर देगा, 0 से 10 कर देगा, 10 से 12 कर देगा, ऐसे कुछ कर देगा ऑप्शन में, और एक में 6 से 14। तो 6 से 14 साल तक के बच्चे को, तक के बच्चे को निशुल्क, निशुल्क और अनिवार्य, कंपलसरी है और अनिवार्य, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अधिकार। और ये ऐसा नहीं है कि पहले हमारे संविधान में लिखा नहीं था, ये बिल्कुल हमारे संविधान में मेंशन था, लेकिन इसकी जगह अलग थी। इसकी जगह कहाँ थी, ये पहले आर्टिकल नंबर 45, आर्टिकल नंबर 45 में हुआ करता था, आर्टिकल नंबर 45 में ये मौजूद था, जहाँ पर डीपीएसपी में, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये चीज़ वहाँ पर थी इसके बाद वाले भाग में, लेकिन वहाँ से उठा करके इसको यहाँ पर रख दिया गया कि आपको 6 से 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क और कंपलसरी शिक्षा देनी पड़ेगी। इसके बाद में देखिए आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 22 ये कहता है, आर्टिकल नंबर 22 ये कहता है, यहाँ पे नई चीज़ लिख दी, यहाँ पे कुछ और लिख दिया है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आगे के समय पे, ऐसा नहीं कि हटा दिया इसको, खारिज कर दिया, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 22 कहता है आपको गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, संबंध में, गिरफ्तारी के संबंध में। तो गिरफ्तारी के संबंध में आपको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, देखिए 22 का एक कहता है सबसे पहले आपको कारण जानने का अधिकार है। भैया आपके पास पुलिस आई कि आपको गिरफ्तार कर रहे हैं ना, यू आर अंडर अरेस्ट, तो क्यों कर रहे हो, कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, अंडर अरेस्ट, काहे के लिए अंडर अरेस्ट, ऐसे कोई अंडर अरेस्ट नहीं होते हम लोग, ठीक है। तो मतलब कारण जानने का पूरा अधिकार है, आसान भाषा में ये वाली बात है। दूसरी बात क्या कह रहा है आपको कि भैया आपने अरेस्ट तो कर लिया, अब मेरे को मेरे वकील से बात करनी है, ऐसा होता है ना, आपने टीवी में देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा कि मेरे को मेरे वकील से बात करनी है, तो दूसरा आपको आपके वकील से यानी कि एडवोकेट से बात करने का अधिकार, एडवोकेट से, एडवोकेट से बात करने का अधिकार, एडवोकेट से सलाह मशवरा, सलाह मशवरा, सबसे पहले आप सलाह मशवरा करने का अधिकार, सलाह मशवरा। तो सबसे पहले 22(1) में आपको कारण जानने का अधिकार है, एडवोकेट से सलाह लेने का अधिकार हो जाता है आपको। इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका, आर्टिकल नंबर 22 के 3 में आपका ये हो जाएगा कि अगर आपको कोई गिरफ्तार कर लेती है पुलिस और उसके बाद में 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर जज के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार, आपको पकड़ लिया पुलिस ने, अब आप पुलिस को साबित नहीं कर पा रहे हो कि भैया ये है, मतलब पुलिस ये नहीं साबित कर पा रही कि आपका कोई अपराध है, तो आप उसको कहोगे कि भैया ठीक है तेरे बस की नहीं है, तू तो रहने दे, ठीक है, ऐसे मत कहना, दिक्कत होगी, प्यार से कहना, तेरे बस की नहीं है तो मेरे को जज के सामने ले चल, मैं तो जज से बात करूंगा, जज को अपनी बताऊंगा व्यथा और मुझे वो आज़ाद करेगा, ठीक है। तो 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने उपस्थित होने का अधिकार, न्यायाधीश, आप जज ये कर सकते हो कि 24 घंटे के अंदर आपका ट्रायल हो जाए, 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार, सामने प्रस्तुत होने का अधिकार, प्रस्तुत होने का अधिकार,
ये आपका मौलिक अधिकार है। अच्छा, तो आर्टिकल नंबर 22 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक आपके स्वतंत्रता के अधिकार थे। देखिए क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, नहीं तो हम इस पूरे आर्टिकल को एक ही क्लास में ख़त्म करते हैं। मजबूरी है कि इसको 2 क्लास में ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आपको सारे आर्टिकल समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छे से हम लोग इसको पूरे ख़त्म कर देंगे। आप साथ में बने रहिएगा। अगर आपने ये क्लास देखी तो आप अगली वाली भी देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही तो ऐसे विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुँचाइए जिनका हम साथ दे सकते हैं, जो हमारा साथ दे सकते हैं। आपके इस प्यार के लिए धन्यवाद।